वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम मध्यकालीन इतिहास अर्थात मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। और मध्यकालीन इतिहास का यह मॉडल पेपर होगा जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा में आने की संभावना 2022 वाली ज़्यादा है। तो बीए प्रथम सेमेस्टर, जैसा कि आपको पता है कि नवीनतम शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और उसके तहत जो है आपकी परीक्षा जो है किसी किसी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप की होनी है, किसी किसी की में लिखित परीक्षा होनी है। तो लिखित वाला मॉडल पेपर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर आज की वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा। हालांकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, इसी प्रकार से अन्य विश्वविद्यालय के कुछ 2-3 विश्वविद्यालय हैं जिनके पेपर होने हैं जल्द ही में, तो वो जो है एक प्रकार से इन सभी वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकते हैं और अच्छे से अच्छा अंक अपने एग्जाम से प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी विश्वविद्यालय हो, सभी विश्वविद्यालयों का लगभग सिलेबस सेम है, हमने देखा सभी का और उसी के हिसाब से पढ़ाने का प्रयास किया था। तो इस बार जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें मध्यकालीन इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, तो उस मध्यकालीन इतिहास में आपको बता दूं कि उसमें आपको क्या पढ़ना है, केवल और केवल इतिहास। चूँकि यहाँ पर आप प्राचीन इतिहास ज़्यादा इसमें फोकस नहीं किया गया है, लेकिन हाँ मध्यकालीन इतिहास जब आप लेते हैं तो इसमें आपको प्राचीन एवं पूर्वकालीन भारत पढ़ना होता है। मतलब कि प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत जो है आपको पढ़ना होता है प्रारंभ से लेकर के, जब से स्टार्ट मतलब इतिहास प्रारंभ होता है शुरुआत से, और शुरुआती इतिहास को लेकर के 1206 ईस्वी तक का जो समय काल है वहाँ तक आपको पढ़ना है। थोड़ा सा रेयरली केसों में पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है आपको। वो इंट्रोडक्शन एंसेंट हिस्ट्री का पढ़ना है, उसका कल्चर पढ़ना है, ट्रेडिशन पढ़ना है, और जो कुछ एंसेंट हिस्ट्री के जो हिस्टोरियंस रहे उनके बारे में, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में देखना है हमको, और शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज के बारे में हमको देखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, जैसे कि वैदिक के जो, और उसके बाद में जो लेटर वैदिक है पीरियड है, मतलब कि जो वैदिक काल है, जो उत्तर वैदिक काल, इन सभी के बारे में हमको देखना है। उसके बाद में मगध एम्पायर वगैरह का, मौर्य साम्राज्य का, इन जो चंद्रगुप्त डायनेस्टी, इन सभी का जैसे जो उदय वगैरह होते हैं इनके बारे में हमको समझना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो यहाँ पर आप प्राचीन इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास आपको रहेगा। ठीक, तो आइए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, उन पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से सारे मुद्दों को हम समझेंगे। ओके, चलिए आपके सामने इसी प्रकार से प्रश्न आने का जो है एक प्रकार से प्रयास रहेगा। बहुत सारे प्रश्न आज की वीडियो के अंतर्गत होने वाले हैं, तो यह मेहनत मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद में इन सभी प्रश्नों को जो है बनाया जाता है। तो आप सभी लोग जो है मेहनत पर एक प्रकार से लाइक करने का प्रयास करें और सभी लोग वीडियो को अवश्य लाइक करें। ओके, पहला प्रश्न आपके सामने है कि मानव जीवन से संबंधित नियमों का उल्लेख कीजिए। तो मानव जीवन से संबंधित जो नियम है उनका उल्लेख कीजिए, मतलब उल्लेख किस में हुआ है, किस ग्रंथ में हुआ। ऑप्शन ए है धर्म सूत्रों में बताया गया है, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र में, या ऑप्शन सी है वेदों में, ऑप्शन डी है व्याकरण में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, धर्म सूत्रों में मानव जीवन से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। ए में है क्या, धर्म सूत्रों में, तो धर्म सूत्रों में ही मानव जीवन से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि भारतीय मनीषियों ने शिक्षा मतलब शिष्यों की शिक्षा देते समय क्या जो है किस चीज़ का प्रयोग किया है, तो ऐतिहासिक दृष्टांतों का प्रयोग वो लोग करते थे। ओके, तो ये सब एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछे कि जो वल्लभी विश्वविद्यालय था कहाँ पर स्थित था, तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो था काठियावाड़ में स्थित था। एग्जाम से प्रश्न बनते हैं आए दिनों, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आपसे पूछे इंडिया नाम जो है किसने दिया है, तो यूनानियों ने इंडिया नाम दिया है भारत को। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे तक्षशिला में शिक्षा दी जाती थी, मतलब तक्षशिला में किसकी शिक्षा दी जाती थी, तो पारिवारिक प्रणाली के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। ओके, आपसे पूछे कि भारत में किसी कृषि तथा पशुपालन जो है कब से माना जाता है, तो कृषि और पशुपालन जो माना जाता है आपका वो नवपाषाण काल से ही माना जाता है भारत में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी, जो है ऑप्शन है गुरुकुलों में, ऑप्शन बी है मठों में, सी है मंदिरों में, और डी है विद्यालयों में। तो वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी या कब दी जाती थी, मतलब कहाँ पर दी जाती थी, तो गुरुकुलों में दी जाती थी। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है आपका प्रागैतिहासिक युग में लिखित जो है साक्ष्य, प्रागैतिहासिक युग के मतलब युग में लिखित साक्ष्य कौन से हैं। ए ऑप्शन है पूर्णतः अनुपलब्ध है, बी है कहीं कहीं पर मिलते हैं, सी है चित्र रूप में हैं, और डी है जो है उपलब्ध है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पूर्णतः अनुपलब्ध है। प्रागैतिहासिक काल के जो लिखित साक्ष्य हैं वो पूर्ण रूप से क्या है, जो है अनुपलब्ध है, हम लोगों के पास प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, एक होता है मेरे भाई मैं बता दूं आपको, एक होता है प्रागैतिहासिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक, और एक होता है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो होता है उसमें हमको ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं और ना ही उनके बारे में मतलब कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला है।
तो सभी क्या हैं, अनुपलब्ध हैं। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक जो काल होता है उसमें हमको लिखा तो मिला है लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल में लिखा मिला हमको, पढ़ा मिला, मतलब कि तमाम सारी चीज़ मिले और उनको हमने पढ़ भी लिया, तो ऐतिहासिक काल वहीं से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, मानव संग्राहक होने लगा है, मतलब मानव संग्राहक होने लगा, कब होने लगा? ऑप्शन ए दिया है मध्यकाल में, ऑप्शन बी दिया है नवपाषाण काल में, ऑप्शन सी दिया है पूर्व पाषाण काल में, और ऑप्शन डी दिया है उत्तर पाषाण काल में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो मानव संग्राहक कब होने लगा? मध्य पाषाण काल में जो था मानव संग्राहक होने लगा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, एग्जाम से में आए दिनों बने हैं प्रश्न कि वेदों में श्रेष्ठता का आधार स्वीकार किया है, मतलब वेदों में श्रेष्ठता का आधार स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए ले लीजिए विद्या को, ऑप्शन बी ले लीजिए कर्म को, ऑप्शन सी दे रहा हूँ आत्मनिर्भरता को, ऑप्शन डी ले लीजिए मूल्यों को। तो वेदों में श्रेष्ठता का आधार किसे स्वीकार किया गया है? तो विद्या को। किसको? तो विद्या को स्वीकार किया गया। ओके, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे भाई। बहुत ही आप लोगों की क्या होगी, जो है एक प्रकार से मेहरबानी होगी, आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि सभी छात्र छात्राएं हमारे लाभान्वित हो सकें। बहुत बार क्या होता है यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो इसके लिए मैं शेयर करने के लिए लगातार आप लोगों से बोलता रहता हूँ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए फटाफट से आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त बड़े मटकों का प्रयोग होता था। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त बड़े मटकों का प्रयोग होता था। ऑप्शन ए है अनाज रखने के लिए, ऑप्शन बी है जल रखने के लिए, ऑप्शन सी है सामान रखने के लिए, और ऑप्शन डी दिया है आपको फल पकाने के लिए। तो बताएं, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त बड़े मटकों का प्रयोग जो है क्या करते थे? तो अनाज रखने के लिए लोग बड़े बड़े मटकों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, ए वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सिंधु निवासी किस देवी देवता की उपासना करते थे? सिंधु निवासी मतलब सिंधु नदी के निवासी जो थे या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे, वो किस देवी की उपासना करते थे? ऑप्शन ए है मातृ देवी की, ऑप्शन बी है दुर्गा देवी की, ऑप्शन सी सरस्वती माता की, और ऑप्शन डी है लक्ष्मी माता की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी की। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में समाज के वर्गों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ऋग्वेद में समाज के वर्गों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ऑप्शन ए दिया है विराट पुरुष से, ऑप्शन बी दिया अग्निकुंड से, ऑप्शन सी है यज्ञ से, और ऑप्शन डी है विष्णु से। तो भाई ऋग्वेद में समाज के वर्गों की जो उत्पत्ति मानी गई है वो किससे मानी गई? विराट पुरुष से। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। विराट पुरुष से क्यों मानी गई है? क्योंकि विराट पुरुष, एक श्लोक भी प्रचलित है कि ब्राह्मणोस्य मुखामासीत बाहुराजन्य कृता उरुतस्य वैश्या पादाभ्याम शूद्रो जाता, अर्थात जो मुखमंडल है वो मेरा एक विराट पुरुष के मुख से, मतलब मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, उसके भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और उसके उदर अर्थात पेट से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो उससे हुई है वैश्य की उत्पत्ति, और उनके पैरों से जो है शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यहाँ पर बताने का प्रयास मेरा यही है कि जो है ऋग्वेद में समाज के वर्गों की उत्पत्ति जो मानी गई है वो विराट पुरुष के मुख से, मतलब कि विराट पुरुष से मानी गई है, उसके शरीर के अंगों से। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन देवताओं को कितने जो है भागों में, मतलब कितने वर्गों में बांटा गया है? वैदिक कालीन, भाई वैदिक कालीन देवताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए दिया है 3 वर्गों में, ऑप्शन बी दिया है 4 वर्गों में, ऑप्शन सी दिया है 2 वर्गों में, और ऑप्शन डी है 6 वर्गों में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? वैदिक कालीन देवताओं को जो है 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि वैदिक युग में स्त्रियों के समाज, मतलब सभाओं में, वैदिक युग में स्त्रियों के सभाओं में सम्मिलित होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता था? तो वैदिक युग में स्त्रियों के सभाओं में सम्मिलित होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता था? तो सभावती महिलाएं कहा जाता था। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि विशाल जो है स्नानागार की खोज कहाँ पर हुई है? किस स्थान पर विशाल स्नानागार मिला है? तो कहाँ पर मिला है? मोहनजोदाड़ो में मिला है। ओके, सॉरी, आपसे पूछे कि लोथल में पाया जाने वाला जो है पूरा अवशेष क्या क्या, मतलब पूरा अवशेष कौन से थे? तो गोदीवाड़ा वहाँ मिला है। कहाँ पर? लोथल में गोदीवाड़ा मिला है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ पर मिली है? दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ पर मिली है? तो मोहनजोदाड़ो में दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति भी मिली है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे मेरे भाई कि सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी या ग्रामीण थी या घुमंतु थी? तो कैसी थी? तो जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। आपसे एग्जाम से प्रश्न बने कि सिंधु सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो जनरल कनिंघम को जाता है, इनको सिंधु घाटी सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय। ओके, आपसे पूछे सिंधु सभ्यता में सड़कें कैसी थी? सड़कें जो थी वो कैसी थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात समकोण माने होता है 90 डिग्री पर जो है वो काटती थी, अर्थात ये सड़क गई और दूसरी सड़क इधर से आई 90 डिग्री पर, ये इनके बीच का कोण 90 है, फिर इधर का कोण 90, इधर का कोण 90, इधर का 90, मतलब 90 90 जो एक प्रकार से 90 एंगल पर का कोण बनाता है। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पर हैं।
तो ये सब एग्जाम से प्रश्न आपसे बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि घरों के निर्माण में कैसी ईंटों का उपयोग होता था पहले, तो भट्ठों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किया करते थे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि हड़प्पा के नगरों के किले का निर्माण किस दिशा में होता था, तो किस दिशा में, पश्चिम दिशा में होता था। नगरों के किले का निर्माण जो होता था पश्चिम दिशा में होता था। ओके, ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, हमने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका भाई। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखें कि स्वराज और वैराग्य, स्वराज्य और वैराग्य शब्द किस शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो स्वराज्य और वैराग्य शब्द का उल्लेख जो हुआ है किस में हुआ है। ए ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण में, बी दिया शतपथ ब्राह्मण में, सी दिया गोपद ब्राह्मण में। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में स्वराज, इसमें क्या भाई, स्वराज और क्या क्या कहा गया है, स्वराज ब्राह्मण मतलब कि स्वराज और जो है वैराज शब्द की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, तो ऐतराय मतलब कि ऐतरेय ब्राह्मण में जो है उसकी, ऐतरेय ब्राह्मण में इस मतलब ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है स्वराज और वैराज शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि ऐतरेय ब्राह्मण में गणराज्यों की संख्या कितनी, मतलब संख्या कितनी बताई गई है, तो कितनी बताई गई है जो है गणराज्यों की संख्या, तो उसमें 10 बताई गई। कितनी बताई गई, 10 बताई गई है। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि उत्तर वैदिक मतलब शब्द, उत्तर वैदिक शब्द स्वराज्य और वैराज्य का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है आपका राजनीतिक शासन से तात्पर्य है जो है किसका, स्वराज्य और वैराज्य से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का विषय क्या है, तो आपसे पहला प्रश्न यही बन गया कि पाणिनि जो थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, पाणिनि है। ओके, तो पाणिनि की पुस्तक अध्याय जो है अष्टाध्यायी का विषय है, तो अष्टाध्यायी का विषय कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है आपको, ऑप्शन ए दिया अष्टाध्यायी का विषय क्या, ऑप्शन ए दिया चिकित्सा, बी दिया कानून, सी दिया तर्कशास्त्र और डी दिया धर्मशास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का जो विषय है, मूल विषय है वो व्याकरण है। क्या है, व्याकरण है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चलिए आगे देखते हैं। तो ऋग्वेद में वशिष्ठ को, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है, तो ये ऑप्शन है गुरुओं के, बी है भरतों के, सी है कुरुओं के और डी है तुर्वसुओं को। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो जो है ऋग्वेद में वशिष्ठ को जो है किसके पुरोहित के रूप में, भारतों के मतलब भारतों के पुरोहित के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया था, भरत वंश के जो लोग थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक युग में पूर्व की दिशा के राजाओं को कहा जाता था, तो उत्तर वैदिक काल में पूर्व के जो राजा होते थे, पूर्व दिशा के राजा, उनको हम लोग किसके नाम से, सम्राट के नाम से जानते थे। ओके, तो उत्तर मतलब जो उत्तर वैदिक काल युग में जो पूर्व दिशा के राजा होते थे उनको हम लोग क्या कहते थे, सम्राट के नाम से जानते थे, और उनकी पत्नी को सम्राज्ञी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था, तो अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था, तो जो है पृथुवैन्य जो थे वही थे। कि कौन थे, पृथुवैन्य जो थे वो उस समय के अथर्ववेद में बताया गया कि जो है ये वैज्ञानिक थे, अपने समय के कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछ ले कि औषधि वनस्पतियों के विषय में किस वेद में हमको जानकारी मिलती है, औषधि या वनस्पति मतलब कि आयुर्वेद के बारे में हमको किसकी जानकारी मिलती है, तो अथर्ववेद में मिलती है। किस में मिलती है, अथर्ववेद में मिलती है। ओके, आगे आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि वैदिक आर्यों द्वारा उत्साहित मतलब कि उत्पादित सबसे लोकप्रिय खाद्यान्न कौन सा था, तो जौ जो थे वो सबसे ज़्यादा, यौ जिसको कहते थे पहले, अब तो जौ हो गया, पहले जौ, तो जौ जाके ज़्यादा प्रिय थे। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, स्क्रीन पर विजुअल हो पा रही होगी, आपको दिखाई पड़ रही होगी। क्या है, क्या है कि वज्जी संघ, क्या है भाई, वज्जी संघ को जीत करके, वज्जी संघ को जीत करके, प्रश्न देखो कि वज्जी संघ को जीत कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाने का जो है, मिलाने वाला मगध सम्राट कौन सा था, तो जो है वज्जी संघ को जीत करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाने का जो सम्राट है कौन कौन था भाई, तो वो था आपका अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मगध की जो है मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी, तो उदयन ने किसने करी थी, उदयन ने करी थी। ओके, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का संस्थापक कौन था भाई, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, परमानंद दास। ओके, परमानंद, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है।
आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि मगध के प्रथम राजवंश का क्या नाम था। मगध के प्रथम राजवंश कौन थे, तो हर्यक वंश वाले हैं, ठीक है, हर्यक वंश। अगला प्रश्न है कि नंद का विनाश करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना करने वाला कौन सा, मतलब कौन था, मतलब करने वाला था, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ओके, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है, जैसे पूछे कि नंद वंश के पतन के क्या क्या कारण थे, तो क्या बताएंगे आप, नंद वंश के कई क्या कारण थे भाई पतन होने के, कि नंद वंश के पतन हुआ, तो उसके कौन से कारण है भाई, जैसे कि अयोग्य उत्तराधिकारी थे, अल्पकालीन शासन था उनका, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त और चाणक्य का आविर्भाव था उस समय में, ठीक, मतलब ये सभी तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की ओर हम चलते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि मौर्यकालीन भारत की जानकारी का प्रधान स्रोत कौन सा है, तो क्या बताएंगे, तो क्या बताएंगे, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो मौर्यकालीन भारत की जानकारी हमको बहुत अच्छे तरीके से देता है, ठीक है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था, तो क्या बताएंगे, बिंदुसार जो था वो बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई ये, तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कृषि के लिए, मतलब कृषि की उन्नति के लिए, सैन्य संगठन के कारण से, या राजनीतिक एकता के लिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन किस क्यों प्रसिद्ध था, क्योंकि राजनीतिक एकता थी उस समय, ओके, राजनीतिक एकता के लिए प्रसिद्ध था। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो है देव नाम प्रिय प्रियदर्शी उपाधियां धारण करने वाला कौन सा शासक था, तो कौन सा था भाई, तो वो था आपका अशोक, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को जो प्रदेश प्राप्त हुए थे वो कौन से थे, तो काबुल, कंधार, हिरात, बलोचिस्तान, ये सब पर कब्जा कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर को बाद में दे देता है, ओके। तो ये सब प्रश्न थे जो कि कुछ इंपॉर्टेंट थे, जो कि हमने आपको बता दिया। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि आधुनिक विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के से संबंधित थे, तो क्या बताएंगे आप, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस वंश से थे, मतलब कि जो आधुनिक विद्वानों के अनुसार, तो मेरिय क्षत्रिय वंश थे वो, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने साम्राज्य में जनता के नैतिक स्तर को मतलब उन्नत करने के लिए अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति करी थी, राजू की, या धर्म महापात्र की, मात्र की, और या प्रदेशी की, या युक्तों की, सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करें। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, धर्म महामात्र से अपने साम्राज्य में जनता के नैतिक स्तर को उन्नत करने के लिए अशोक के जो है किसके जो है धर्म महामन मात्र अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जो कि ये कार्य करते थे, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न ये ऑप्शन इसका भी, अगला प्रश्न है बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालेमी ने किस राजदूत को भेजा था, तो बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा जो टालेमी थे उसने किस राजदूत को भेजा था, तो जो है डाईमेकस को, किसको भेजा था, डाईमेकस को भेजा था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग कि कलिंग विजय पर अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, कलिंग विजय का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो जो है भेरी घोष का त्याग कर जो है धम्म नीति को अपनाना, ठीक, ये था कि उसने क्या कर दिया था अशोक पर, तो वो धम्म नीति अपना लिया था, मतलब कि बौद्ध धर्म को, ओके। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, तो ये अब अगला प्रश्न क्या है, भेरी घोष को त्याग करके धर्म जो है नीति को अपन धर्म नीति को। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अशोक ने प्रजा की भलाई एवं धर्म की रक्षा के लिए नियुक्त किए थे, तो अशोक ने प्रजा की भलाई एवं मार्ग की रक्षा करने के लिए क्या नियुक्त किए थे, तो धर्म महाशास्त्र का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जो है अशोक ने प्रजा की भलाई एवं धर्म की रक्षा के लिए किसे नियुक्त किए हुए थे, तो किसको नियुक्त किया था, उन्होंने धर्म महामात्र को नियुक्त किया था, ओके। आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है कि अशोक का राज्य मतलब कि राज्य वास्तव में था, अशोक का राज्य वास्तव में था, ठीक, अशोक का राज्य वास्तव में कहाँ पर था, तो कहाँ पर, लोक कल्याणकारी राज्य था, ओके। अशोक का राज्य वास्तव में था तो लोक कल्याणकारी राज्य था, ओके। अशोक के समय का राज्यकाल जो था वो कल्याणकारी था, ठीक ठाक था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिए, अगला प्रश्न है राजा रानी प्रकार के सिक्के का प्रचलन क्यों किया गया था, राजा रानी सिक्के का प्रयोग जो है राजा रानी प्रकार के सिक्के का प्रयोग प्रचलन में क्यों किया गया, आप बताएं फटाफट से। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न,
अब तो प्रश्न आपका मतलब वो जो है ऑप्शन में है शासक बनने के कारण से, या बी ऑप्शन आप जो है देखिए महाराज मतलब महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने पर, और सी दिया है विवाह की स्मृति पर, ऑप्शन डी दिया है पिता की स्मृति पर। तो राजा रानी प्रकार के सिक्के का प्रचलन जो था, प्रचलन क्यों किया गया, तो किया गया था महाराज मतलब कि महाराज धीराज की उपाधि धारण करने के लिए। ओके, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम के जो है राजा धीराज की उपाधि धारण करने का प्रमाण जिस अभिलेख में मिलता है वो कौन सा था, तो वो था जो है प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा था, प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन इसका सी करेक्ट। अगला प्रश्न, राजा रानी प्रकार के सिक्के का प्रचलन समुदाय ने किया था। राजा रानी प्रकार के सिक्के का प्रचलन समुद्रगुप्त ने किया, कथन क्या है, कैसा, मतलब ये कथन मतलब चीज़ है जो ठीक है ये गलत है ये पूछ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा जो है एलन का। तो राजा रानी प्रकार के सिक्के का प्रचलन जो है समुद्रगुप्त ने किया, यह कथन किसका है, यह कथन एलन महोदय। एलन एक जो है इतिहासकार हैं, तो वही इतिहासकार ये बताते हैं एलन जी कि क्या बताते हैं कि जो समुद्रगुप्त था राजा रानी प्रकार के सिक्के का प्रचलन उन्हीं के समय काल में जब वो शासन कर रहे थे तभी चला था। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि किस गुप्त सम्राट ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, तो किसने करी थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि गुप्त संवत का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने किया, तो कब से किसने किया, तो थे आपके चंद्रगुप्त जो है प्रथम ने। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो क्या बताएंगे, तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम ही थे। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, गुप्त संवत जो है कर जो प्रचलित किया गया। ओके, क्या है, जो है गुप्त संवत का प्रचलित किया गया, तो कब प्रचलित हुआ था आपसे बता दूं, 320 ईस्वी से गुप्त संवत की जो है गुप्त संवत का क्या हुआ है, गुप्त संवत जो है शासन किया गया। गुप्त संवत में मतलब गुप्त संवत कब प्रचलित किया गया, हमने क्या बताया, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। तो गुप्त संवत कब प्रचलन में आता है, तो 320 ईस्वी में आता। चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया तो कब तक किया, तो 335 ईस्वी तक किया। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर कि किस गुप्त सम्राट की राज्यसभा नवरत्नों से सुशोभित रहती थी, किसकी थी भाई, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की थी। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त जो है द्वितीय गद्दी पर बैठे, चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर कब बैठे थे, तो कब बैठे थे मेरे भाई, तो वो बैठे थे आपके 380 ईस्वी में। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि फाहियान भारत में आया, तो फाहियान भारत में कब आया था, तो वो आया था आपका 399 ईस्वी में। ठीक है, कब आया था, 399 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हाँ ये अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के अवशेष यज्ञ की पुष्टि जिस साहित्यकार ने की है, क्या चंद्रगुप्त जो है द्वितीय के अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि जिस इतिहासकार ने की है वो कौन है, तो वो है आपके जे रत्नाकर। कौन है, जे रत्नाकर। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना वैवाहिक संबंध जो था जिस राजवंश से किया था, मतलब किस राजवंश के इसे किया था, तो ऑप्शन आपका है नंद वंश से, ऑप्शन बी है याकटाक वंश से, ऑप्शन डी है सॉरी वाकाटक वंश से, ऑप्शन डी है आपका क्या है भाई, अगला कदम्ब वंश और अगला है शुंग वंश। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना वैवाहिक संबंध जिस राजवंश में किया था वो राजवंश कौन